कल मेरा कुछ मित्रों के साथ बड़ा भगझक हो गया। मुद्दा ये था कि उसमें से कुछ लोग बोल रहे थे कि ब्राह्मणों ने जातिवाद फैलाया है और उसने ही समाज को बांटा है जाति में। मैंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे जो जानकारी वो आप लोग को भी मैं बताऊं, आप लोग तक ये जानकारी मैं दूं। दरअसल ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्रह्म को जानने वाला, और ब्रह्म का मतलब होता है निर्जीव सजीव का जो अस्तित्व है, और पूरे संसार में जो शक्ति की ऊर्जा है उसका कारण और उसका स्रोत क्या है, इसी को हम ब्रह्म कहते हैं, और इसको जानने वाला को ही हम ब्राह्मण कहते हैं। तो क्या सचमुच ब्राह्मण ये सब चीज का ज्ञान रखते थे? देखिए, हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में पहली पुस्तक जो लिखी गई थी वह ऋग्वेदा है, और ये ऋग्वेद को ब्राह्मण नहीं लिखा था। हम सभी जानते हैं कि सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने शून्य के बारे में जानकारी लोगों की दी। शून्य कह सकते हैं शून्य का आविष्कार किया। तो ये शून्य की जानकारी जो सबसे प्रथम आर्यभट्ट ने दिया, ये क्या थे? ये ब्राह्मण ही थे। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमते हुए पूरे सूर्य का चक्कर लगा रही है। ये आर्यभट्ट ने कहा था, ब्राह्मण ने कहा था। पूरे विश्व में सर्वप्रथम आर्यभट्ट जी ने ही कहा था कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का कारण क्या है। पतंजलि हम जानते हैं कि योग गुरु थे, और उन्होंने ही आयुर्वेदा का आरंभ किया था, आविष्कार किया था। ये भी ब्राह्मण ही थे। परमाणु सिद्धांत सबसे पहले कनाद दिया था, ये भी ब्राह्मण ही थे। तो ऐसे असंख्य ब्राह्मण थे। आप सुश्रुत को देख लीजिए, शल्य चिकित्सा का जनक उनको कहा जाता है। आज भी उनकी पुस्तक लोगों को पढ़ाया जाता है। हजारों वर्ष पूर्व वो पुस्तक लिखी गई थी। तो ब्राह्मणों ने सचमुच काफी योगदान किया, और काफी उन लोगों को संसार के बारे में, ज्ञान विज्ञान के बारे में जानकारी थी। विश्व के एक बहुत बड़े महान शासक हुए चंद्रगुप्त मौर्य, इसको जो प्रशिक्षित किया, आगे बढ़ाया, प्रमोट किया, ये चाणक्य थे, और चाणक्य भी ब्राह्मण ही थे। तो आखिर क्या कारण है कि हम देखते हैं कि क्या समाज ऐसा क्यों आक्षेप लगाया जाता है कि ब्राह्मणों ने जातिवाद को फैलाया और लोगों को अलग अलग जातियों में बांटा? दरअसल समाज को इन्होंने बांटा नहीं, एकजुट करने का इन्होंने काम किया। मैं बताऊं कि जब शादी विवाह का कार्यक्रम होता है तो आप देखे होंगे कि इसमें जो सारी प्रक्रियाएं होती है, इसमें सभी जातियों का उसमें योगदान होता है, और ये सभी मैंडेटरी किया गया है। अब देखिए कि मूसहर जाति से जो बनाया जाता है, दोना और पत्तल जो बनाया जाता है, वो शादी में इस्तेमाल होना जरूरी था। तो इस तरह से मूसहर जातियों को एकजुट करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। इन्होंने प्रयास किया। धोबन के द्वारा सुहाग दिए गए को ही इस्तेमाल करके महिला सुहागन बनेगी, ये अनिवार्य किया गया। तो इस तरह से धोबी जाति को इसमें मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया गया। अब शादी विवाह में हम सभी देखते हैं कि मौरी वगैरह का इस्तेमाल होता है, और वो मालाकार से लाया जाता है। और ये भी मैंडेटरी किया गया कि नहीं, ये उसके बिना तो शादी नहीं हुआ। तो इस तरह से मालाकार को भी समाज के साथ मिलाने का उन्होंने प्रयास किया। कहार जो है, उसी का पानी शादी विवाह में इस्तेमाल होगा या पूजा पाठ में इस्तेमाल होगा, उस समय ये कहा गया था। कुम्हार के द्वारा जो कलश बनाया जाता है, उसी कलश में शादी विवाह या शुभ कार्य होंगे, ये इस तरह का प्रावधान रखा गया था। दलित महिला के हाथों से बना हुआ चूल्हा ही वर वधू उसका इस्तेमाल करेंगे, ये प्रावधान किया गया कि ताकि दलित लोग भी मेन स्ट्रीम में और सामाजिक सौहार्द बना रहे। विश्वकर्मा के हाथों से बना हुआ हथियार को भगवान के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। यादवों के द्वारा दिए गए दूध को भगवान को भोग लगाए जाने का नियम बनाया गया।
उसके बाद बढ़ई के द्वारा बनाए गए चौकी पर वर और वधू को बैठा करके उसका शादी विवाह का पवित्र काम किया जाता है। तो ये सब सारा हम सभी देखते हैं कि ब्राह्मणों ने एकजुट करने का काम किया। और शादी विवाह के समय में एक हमारे यहाँ ये भी परंपरा है कि ब्राह्मण नाई और ब्राह्मण दोनों होना जरूरी होता है, आप ध्यान दिए होंगे। और ब्राह्मण नाई से पूछता है, उसे परमिशन लेता है कि आप ये बताइए कि सभी समाज के सभी लोग आ गए, सभी उपस्थित हो गए। जब नाई बोलता है हाँ, तभी वो शादी विवाह का कार्यक्रम जो है वो आगे बढ़ता है। इतना ही नहीं, मरनों उपरांत हम जानते हैं जब उसे अंतिम मुखाग्नि दिया जाता है तो सर्वप्रथम डोम के द्वारा दिया जाता है, उसके बाद परिवार के सदस्य लोग मुखाग्नि देते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि ब्राह्मण लोग समाज को बांटने का नहीं, समाज को एकजुट करने का काम किया। तो आखिर क्या कारण था कि फिर भी ब्राह्मणों को इस तरह से दोषी ठहराया जाता है और बताया जाता है कि वही लोग जिम्मेवार थे हमारा भारत में जो जातिवाद है। मैं बताऊं, जब अंग्रेज भारत में आए तो उसके पहले हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी। जी हाँ, आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा। लोगों में ये शायद भ्रम है कि जब अंग्रेज भारत में आए तब शिक्षा का विस्तार किया, ऐसा नहीं है। जब अंग्रेज भारत में आए तो शिक्षा की स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी। उसके पहले शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी थी। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने नोटिस किया कि भारत में जो सामाजिक सौहार्द बना हुआ है, सामाजिक रूप से लोग बहुत मजबूत हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि समाज का नेतृत्व ब्राह्मण लोग कर रहे हैं। और ब्राह्मण काफी पढ़ा लिखा है, काफी इंटेलिजेंट है, और इसको समाज को हम, भारत के ऊपर हम तभी शासन कर सकते हैं जब इसको सामाजिक रूप से कमजोर करेंगे, जब यहाँ नेतृत्व जो है वो ब्राह्मण उसका कमजोर नहीं हो। तब उसके बाद इसको बदनाम करने का प्रयास किया जाने लगा। और ऐसे बहुत सारे पुस्तक लिखे गए कि भारत में जो जातिवाद हुआ है, ब्राह्मण लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए। दरअसल उस समय परिस्थिति ये थी कि जो लोहार था उसका बच्चा लोहा का काम कर रहा था, क्योंकि उसके लिए वो बड़ा इजी था। बढ़ई जो था वो बढ़ई का बेटा बढ़ई का काम करने लगा। जो किसान था वो अपना जो एंसेस्टर काम कर रहा था उसी को अडॉप्ट किया और खेती गृहस्थी करने लगा। जो मोची का जो चमड़े का काम करता था वो उसके फोरफादर जो कर रहे थे, बाद में उन लोग भी वही करने लगे। तो इसमें ब्राह्मण की भूमिका तो बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण ये कभी नहीं बोला मोची का बच्चा को कि आप वही काम कीजिए। बढ़ई को कभी नहीं बोला कि आप वही काम कीजिए, और लोहार के बच्चा को कभी ये नहीं कहा ब्राह्मण ने कि नहीं आप वही काम कीजिए। साथियों, आज के दौर में आप देख लीजिए, एक वकील का बच्चा वकील ही बनना चाहता है, एक जज का बेटा जज ही बनना चाहता है, और डॉक्टर का बेटा बेटी आप देखिएगा डॉक्टर ही बनता है। अधिकांशतः यही होता है। बिजनेसमैन का बच्चा लोग बिजनेस अपना संभाल रहा है, वो नहीं नौकरी करना चाहता, वो डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनना चाहता है। जो संगीत जानता है उसका बच्चा लोग भी संगीत ही सीखना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं है, आप ये बताइए कि उसको कौन बोल रहा है कि आप संगीत सीखिए। ब्राह्मण के बच्चा को, ये वकील के बच्चा को कौन सिखा रहा है कि नहीं आप ये आप वकील बनिए। जो इंजीनियर है उसका बच्चा को कौन बता रहा है, समाज के लोग या ब्राह्मण या कोई भी व्यक्ति उसको नहीं बोल रहा है। वो वहां पे उसको कंफर्ट जोन दिख रहा है, वो लक्ष्य उसके लिए बहुत आसान दिख रहा है, उसको मार्गदर्शन देने वाला है। यही कारण है कि वो लगातार उस तरह से प्राचीन काल में जो एक काम कर रहा था उसके बाद वाले लोग वही सब करते रहे, और उसी तरह से उसमें करते रहे, और फिर एक वर्ग के बीच में बैठ गया, उसको हम जाति का नाम देने लगे। खैर, जाति विषय एक अलग है, उसमें बाद में मैं प्रयास करूंगा, इसमें मैं चर्चा करूं आप लोगों के साथ। लेकिन ये आक्षेप लगाना कि ब्राह्मणों ने ऐसा किया है, ब्राह्मणों ने जातिवाद फैलाया है, ऐसा नहीं है। साथियों, विश्व के ऐसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपना संस्कृति, अपना पहचान और अपना धर्म खो दिया, समाप्त हो चुका है। एक समय था, हजारों वर्ष पूर्व उनकी एक बड़ी सभ्यता थी, ज्ञान विज्ञान में बहुत बड़ा नाम भी था, लेकिन वो लगभग समाप्त हो गया है। वहां की संस्कृति समाप्त हो गई, वहां की सभ्यता विलुप्त हो गया है। वहां दूसरी सभ्यता, दूसरा धर्म, दूसरे संस्कृति वहां पे हावी हो गया।
लेकिन हमारा देश भारत में सनातन धर्म और सनातन संस्कृति अभी भी अस्तित्व में है और अभी भी हम गर्व से कहते हैं कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा, सबसे पुराना धर्म, सर्वोत्तम धर्म सनातन धर्म है। और सिर्फ भारत के लोग नहीं, विश्व के लोग भी इस चीज़ को स्वीकार करते हैं, हमारी संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं, हमारा जो लाइफ स्टाइल है उस चीज़ को, उसका वो गुणगान करते हैं कि वो बहुत अच्छा है और उसको लोग अडॉप्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए कि कोरोना के समय में हमारे यहाँ जो नमस्कार करने की जो विधि है, इस तरह से हाथ जोड़ करके बहुत सारे फॉरेनर लोग उस समय स्वीकार किए वहाँ पे, जबकि हाथ मिलाने की परंपरा थी और हमारे हाथ मिलाने की परंपरा नहीं, हम ऐसे दूर से प्रणाम करते हैं। तो ऐसे असंख्य चीज है जो हमारे संस्कृति में है, लेकिन ये हमारा संस्कृति और हमारा धर्म भारत में अगर बचा है साथियों, तो ये ब्राह्मणों के नेतृत्व और ब्राह्मणों के सूझबूझ की वजह से हुआ है। और इतना ही नहीं, जब देश गुलाम था तो देश की आज़ादी में भी इन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। आप याद कीजिए, जब 1857 में पहला विद्रोह हुआ था तो मंगल पांडे ने ही अपना 1857 का प्रथम विद्रोह आरंभ किया था। उसके बाद पूरे भारत में ये फैला। तो ऐसे असंख्य ब्राह्मण हैं, समाज के लिए और देश के लिए काम किया है और हमारे संस्कृति को बचाने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बहुत बहुत धन्यवाद।